नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटिक्स चैनल पे। हम आपका पेपर लेके चल रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि आपका फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस मेजर का एक टॉपिक है, पेपर है बेसिकली। उसका जो फिफ्थ और सिक्स यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि 6 की 6 यूनिट मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें से आपकी पहली यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट से लेके फोर्थ यूनिट तक हम जाएंगे। तो जो पहली जो यूनिट है आपकी, ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन। इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय जो प्रशासन है वो कहां से निकल के आता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में, पीएमओ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय प्रशासन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको और अच्छा करने के लिए क्या क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं वो लाए गए। वो आपके सारे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूनिट को, जिसमें हम पहले ये देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम 1937 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिप्लोमा की तरह पढ़ाया गया। कहां पे स्टार्ट किया गया? ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। ऐसा ही सिमिलर जो कोर्स है 1943 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद एक डिपार्टमेंट बनाया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का 1950 में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? नागपुर यूनिवर्सिटी में। जैसे आप डिपार्टमेंट आज के टाइम पे देखते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट अलग है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग है। ऐसा ही फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नागपुर यूनिवर्सिटी में 1950 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईआईपीए, ये आपका फाउंडेशन रखी गई कब? 1954 में, 1954 में। कहां पे? नई दिल्ली में। इसमें क्या किया जाता था? इसमें जो आपकी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती थी आपके ऑफिशियल्स को, जो कि आपके डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज के हैं, वो चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो। उनको यहां पे लाके जो आपकी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती थी। 1954 में आईआईपीए आपका बनाएगा। इसके बाद जो अलग अलग जो स्टेट थे, स्टेट लेवल पे जो स्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूट है वो खोले गए 1950-60 के आसपास। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट था वो था हरीश चंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका 1957 में जयपुर में खोला गया, राजस्थान में। इसके अलावा जो अलग अलग जो 30 स्टेट थे उनमें भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फादर हैं वो वुड्रो विल्सन है। और इनकी जो स्टेटमेंट है काफी फेमस है, ये आप अपने जो एग्जाम है उसमें भी मेंशन कर सकते हैं कि ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ऐसा ही आपका FA निग्रो बोलते हैं इसमें। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, दोनों स्टेटमेंट बेसिकली आपके एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा आंसर राइटिंग को थोड़ा शार्प करने के लिए। लेकिन जब हम अपने पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पे फोकस करते हैं तो बाहर के थिंकर ना करके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में, क्या क्या चीजें आई हैं, सिविल सर्विसेज कैसे आई है, सिविल सर्विसेज का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो इस पे हम फोकस करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्रोथ जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में देखते हैं तो जो सबसे पहले जो आईआईपीए जो हमने यहां पे देखा था आपका 1954 में दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। इसमें बस यही है कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सिविल सर्वेंट्स है, उनका जो ट्रेनिंग का जो सिस्टम था वो न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया। इसके बाद आपका जो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश की गई, कहां पे? मसूरी, उत्तराखंड, 1972 में। जो कि आज के टाइम पे भी आप देखते हो यूपीएससी के काफी रील्स वगैरह देखते होगे, तो उसमें जो मसूरी का वो दिखाया जाता है आपका, वो 1972 में जो ट्रेनिंग स्कूल आपकी जो पहले जो रिप्लेस करता है, इससे पहले जो ट्रेनिंग स्कूल हुआ करती थी वो आपकी ट्रेनिंग स्कूल आपकी दिल्ली एंड स्टाफ कॉलेज शिमला हुआ करती थी। और उसका नाम फिर बदल के क्या रखा गया इन्होंने? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी किसको? ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको। इसके अलावा 1986 में हम देखते हैं कि जैसे आप आज के टाइम पे आप यूपीएससी एग्जाम का कभी सुनते हो तो उसमें देखते हो कि आपने अपने मेंस जो एग्जाम जो होता है उसमें कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। तो यूपीएससी ने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 1986 में ऐड किया सब्जेक्ट को। एक माना कि हाँ, इसमें यदि कोई बच्चा चाहता है कि एग्जाम में लिखूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में, तो वो भी आपका ऐड किया गया एज ए, आप मेंस के तौर पे आप यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो कि आपका यूपीएससी ने 1986 में स्टार्ट किया था। और उसके बाद जो वेरियस जो स्टेट जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं स्टेट लेवल पे भी, उन्होंने भी स्टार्ट किया यूपीएससी को देखते हुए। ये आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सिविल सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से चल के आता है। तो सबसे पहले जो
जो फादर माने जाते हैं सिविल सर्विस के इंडिया में, वो है आपके चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस भी बोलते हैं काफी बार। और इन्होंने ही जो स्ट्रक्चर्ड किया था सिविल सर्विस सिस्टम को, और इन्होंने सिविल सर्विस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया था कि जो हायर पोस्ट होंगी वो सिर्फ किसके लिए होंगी, जो आपके गोरे लोग हैं, और जो लोअर पोस्ट हैं जैसे बाबू वगैरह की, वो किसके लिए होंगी, वो गोरे लोगों के लिए होंगी और इंडियंस के लिए भी होंगी, दोनों के लिए। उन्होंने जो करप्शन मेजर्स पे लिए इनके लिए काम किया था। लेकिन उसके बाद जो विल्सली था, उसने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश की, जहां पे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हमने मसूरी में देखा था, ऐसे सन 1800 में विल्सली ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो स्टैब्लिश की थी, और उसके बाद वहां पे जो सिविल सर्वेंट थे उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जाने लगी। अभी तक क्या होता था कि जो भी सिविल सर्वेंट्स आपके चुने जाते थे वो नॉमिनेट किए जाते थे, मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं था अभी तक कि एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट आता है 1853 का, जिसमें यह बताया जाता है कि अब क्या होगा, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, और जो सिस्टम था पहले अपॉइंटमेंट का, नॉमिनेशन, वो कैंसिल कर दिया जाता है। अब होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसमें आपके सिविल सर्वेंट्स क्या है, चुने जाएंगे। इसीलिए 1854 में पहला जो सिविल सर्विस कमीशन बनाया जाता है लंदन में, जो कि कंडक्ट करेगा एग्जाम सिविल सर्विसेज के, और ये एग्जाम सिर्फ कहां होंगे, लंदन में। और एज लिमिट क्या होगी आपकी, मैक्सिमम 23 साल, ठीक है। इसके बाद आपका जो एक्ट आता है 1861 का, उसमें यह बताया जाता है कि जो एग्जाम है वो आपका किस में होगा, इंग्लिश में होगा, या फिर जो अलग जो क्लासिकल जो लैंग्वेज है आपकी, ग्रीक और लैटिन, उस पर फोकस किया गया, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे ही आपका 1861 का जो एक्ट आता है, वो इंडियंस को भी अलाउ कर देता है कि आप भी सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसे ही अलाउ होता है, तो सबसे पहला माइलस्टोन क्या होता है कि जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं 1863 में, वो पहले इंडियन बनते हैं जो कि सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करते हैं और सिविल सर्वेंट बनते हैं, ठीक है। उस टाइम तक एज लिमिट 1866 में एज लिमिट जो 23 साल हुआ करती थी, वो घटा के आपकी 21 साल कर दी गई, ठीक है। उसके बाद आपका सिविल सर्विस एक्ट जो 1861 का है, उसमें कुछ रिजर्वेशन रखा गया कि जो हायर पोस्ट है उनमें क्या है, इंडियन भी आ सके। लेकिन उसके बाद आपके लॉर्ड लिटन साहब आते हैं, उन्होंने क्या किया, जो एज कभी 23 हुआ करती थी, उसके बाद वो 21 होगी, और अब इन्होंने क्या किया, घटा के उस एज को कितना कर दिया, लिटन ने 19 साल कर दिया, ताकि प्रेशराइज किया जाए इंडियन, ताकि जो सिविल सर्विस में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम भले ही इंडिया का इन्होंने कमजोर किया था, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल थे तो वो तो बड़ी आसानी से वो एग्जाम क्रैक कर सकते थे। इसीलिए जो सत्येंद्र नाथ टैगोर जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने आए, तो लॉर्ड लिटन साहब इस चीज से घबरा गए। उन्होंने क्या कहा कि चलो अब 21 साल ना करके अब 19 साल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो रिफॉर्म्स की डिमांड होती है कि इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, और अंग्रेजों को ये जो रिजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है कि हायर पोस्ट पे सिर्फ अंग्रेज जाएंगे, उसको रोकने के लिए आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया 1885 में, वो भी डिमांड उठाती है। ली कमीशन आता है 1924 में, वो भी डिमांड बढ़ाता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में जो इंडियंस है वो सिविल सर्विसेज को क्या करें, ज्वाइन करें, ठीक है। इसके बाद आप आजादी के बाद हम देखते हैं कि जो सिविल सर्विसेज का फ्रेमवर्क, उसमें आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 चीजें आती है। आपका आईएएस आता है, आईपीएस आता है, ये तो आपने सुना होगा। आईएफएस आपने सुना होगा, फॉरेन सर्विस नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आईएफएस फॉरेन सर्विस नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है। अब इसमें जो प्रोविजंस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल आपके हैं, आर्टिकल जैसे 309 है, इसमें पार्लियामेंट को पावर दी जा रही है कि भाई जो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करना है, कंडीशन में चेंजेस कर सकता है। आर्टिकल 310 दिया गया है, 311 है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो 312 है, जो कि बताता है, अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल 320 का मेंशन कर सकते हो आप जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो आप आर्टिकल 335 का आप ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी एसटी का ये मेंशन कर सकते हो। ये चारों पांचों जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम में आप क्या है मेंशन करके आए, ठीक है, अपने आंसर को थोड़ा शार्प करने के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसी में आपके सिलेबस में, ये तो हो गया एवोल्यूशन सिविल सर्विसेज का। अब आपके सिलेबस में आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में। तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है, पीएमओ, आज आप देखते हैं क्या ये पहले भी पीएमओ था? नहीं, इसका पहले नाम था प्राइम मिनिस्टर आपका सेक्रेटरीट, जो कि आपका बनाया गया था पीएमएस 1947 में। इसके एग्जैक्ट 30 साल बाद 1977 में 1977 में इसका नाम चेंज किया गया और रखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो कि आज के टाइम पे देखते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब 1947 में बनाया गया था, तब इसका ये नाम नहीं था, इसका नाम था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको लीडरशिप को लीड कौन करता है? पीएमओ को जो हेड करता है वो तो आपका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो हेड करता है, जो आपका आज करंट के टाइम पे आपके प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं।
इसके बाद जो एवोल्यूशन होता है, इसमें सबसे पहले ऐसा नहीं है कि इसको हेड तो करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लेकिन किसके अंडर हेड करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर हेड करते हैं, ठीक है? इसमें आपके अलग-अलग जो इमीडिएट स्टाफ वगैरह होता है, अलग-अलग जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, वो सब होता है। लेकिन जो पीएमओ को जब भी देखा जाए, 2 चीज़ें आपके सामने आती है, पीएमओ होता है और कैबिनेट सेक्रेटरीएट होता है। तो इसमें जो सबसे क्लोज़ होता है प्राइम मिनिस्टर के, वो होता है आपका पीएमओ, ठीक है? लेकिन पहले आपका क्या हुआ करता था, जो कैबिनेट सेक्रेटरीएट था वो ज़्यादा क्लोज़ हुआ करता था, लेकिन जैसे ही पीएमओ आपका बना, तब से क्या है कि ये सबसे क्लोजिंग स्टाफ है, जो कि डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करने में प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करता है, ठीक है? तो इसलिए पीएमओ ज़्यादा क्लोज़ रहता है कैबिनेट सेक्रेटरीएट के। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो सबसे नियर है, क्योंकि वो डेली एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब उसमें हेल्प करता है, गाइड करता है उनको, सजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? इसीलिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सेट की जाती है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है? लेकिन पीएमओ की बात जब भी हम बात करते हैं, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या इसके बारे में संविधान में दिया गया है? नहीं। क्या इसके लिए कोई एक्ट है? नहीं। इसीलिए इसको बोला जाता है, ये क्या है? एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में है? नहीं। क्या इसके बारे में कोई पीएमओ के रिगार्डिंग कोई एक्ट है? वो भी एक्ट नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। पॉलिटिकली इसको हेड किया जाता है आपका किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और वैसे इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली हेड करता है आपका कौन? जो आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। यूजुअली ये रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है? इसमें क्या और कौन-कौन होते हैं आपका पीएमओ में? 1 और 2 एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, 5 जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, एनएसए होते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो आज के टाइम पे आपके अजीत डोभाल जी हैं, वो इन नंबर ऑफ डायरेक्टर, डेप्यूटी, मतलब काफी स्टाफ होता है सेक्रेटरीज का, जो पीएमओ को मिलके एक जो सपोर्टिंग स्टाफ बनाता है पीएम का। इसमें बेसिकली यही है, पीएमओ का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिसेज में जो भी लोग होते हैं, वो डेली जो एक्टिविटीज होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, उसमें उनको सजेशन और एडवाइस देते हैं, ताकि स्मूथली वो अपना काम कर पाए। अब इसके बाद आपका जो कैबिनेट सेक्रेटरीएट है, वो देख लेते हैं, जो कि आपके कहां से निकल के आया। जो कैबिनेट जो वर्ड है, इसका तो मेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है आर्टिकल 352 में, जिसका मतलब क्या है? कैबिनेट का मतलब है काउंसिल कंसिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक एज पर आर्टिकल 75। लेकिन ये कहां से निकल के आता है? ये आपका निकल के आता है जब काउंसिल एक्ट, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आपका काउंसिल एक्ट आता है 1861 में, जो कि आपका किसको स्टार्ट करता है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यही हुआ करता था पहले आपका कैबिनेट सेक्रेटरीएट, इसी को बोला जाता था 1861 में। और यही आपका क्या इंट्रोड्यूस, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? और इसी में एवोल्यूशन होके ये बाद में जाके आपका क्या बन जाता है? आपका आजादी के बाद हम इसको क्या बना देते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरीएट बना देते हैं। 1946 के बाद हम देखते हैं इस चीज को, ठीक है? और जैसे मैंने बताया, जो कैबिनेट जो वर्ड है, इस वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 352 में। और ये क्या करता है? आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग में। अब कैबिनेट सेक्रेटरीएट का मतलब क्या है कि जो अलग-अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनके बीच में तालमेल बनाने के लिए, उसके बीच में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और डायरेक्ट आपको उनकी जो भी चीजें डेवलपमेंट चल रही है, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को बताने के लिए ये कैबिनेट सेक्रेटरीएट आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है? अब इसी में क्या देखा जाता है कि इसके हेड कौन होते हैं? बेसिकली जो कैबिनेट सेक्रेटरी के, इसके ज्यादातर एक्स ऑफिसर जो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के, वो इसको हेड करते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज निकल के आती है, चलो ठीक है, सिविल सर्विसेज बन गई, पीएमओ के बारे में हमने बात कर ली और कैबिनेट सेक्रेटरीएट के बारे में बात कर ली, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको और अच्छा, उसको करप्शन मुक्त बनाने के लिए, वो स्मूथली काम करे, उसके लिए हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। तो सबसे पहले आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया 1964 में, जो क्या करता था? करप्शन को रोकता था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिसेज है, वहां पे करप्शन हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी बनाया गया, जो कि बेसिकली आपका ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करता है, ठीक है? जो इंटीग्रिटी है ब्यूरोक्रेसी में, वो बनाए रखता है और टैकल डाउन करता है किसको? करप्शन को, भ्रष्टाचार को। इसके बाद आपका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया गया 1966 में, जिसको हेड करते हैं मोरारजी देसाई जी इनिशियल स्टेज पे, और उसके बाद आपके जो के हानुमथैया जी हैं, वो उसको हेड करते हैं। इसी में बेसिकली यही था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इंप्रूव एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लाया गया। सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, वो आपके 2005 में आते हैं, जिसको आपका हेड करते हैं वीरप्पा मोइली जी। ये भी आपका क्या है कि जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए थे, उसी को थोड़ा और उसका काम बढ़ाने के लिए, गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए, बेसिकली हर चीज में आपका करप्शन से लड़ने के लिए मेन फोकस होता है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं 1999 में हमारे वाजपेयी जी का एक स्पीच, जिसमें वो बताते हैं, एड्रेसिंग करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जो करप्शन है ब्यूरोक्रेसी में, उसको हम हटा सकते हैं। नीड है जिसकी
हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की टू एड्रेस एक्सप्लॉइटेशन एंड करप्शन, क्योंकि मैंने बार-बार बताया कि जब भी कोई रिफॉर्म किया जाएगा, मेनली 3 चीज़ों पे फोकस्ड होगा। करप्शन हटाओ, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। जो भी डिपार्टमेंट जिसके लिए काम कर रहा है, ठीक है? अब इसके की पॉइंट यही है कि ब्यूरोक्रेसी में आपका क्या है, करप्शन फ्री हो, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो। तो जो 3 पॉइंट है वो आपको हमेशा मेंशन करने हैं। करप्शन फ्री होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना है उसको, ठीक है? इसके बाद आप इसको सुन सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। और ये जो मेन पॉइंट थे आपके यूनिट 1 में, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।